वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगाहैट। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरी प्रेशर की जो बेसिक्स से लेकर के जो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज हैं उनको आज हम लोग डील करेंगे। और प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड को यहाँ पर यूज करने वाले हैं उन सब चीज़ों की बेसिक डिटेल्स को आज हम लोग जानेंगे। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट लेक्चर को रिकैप कर रहे हैं पहले। तो लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं था, जो भी था वो न्यूमेरिकल पोर्शन था, जिसमें हम लोग गेट और ईएससी के कुछ जो न्यूमेरिकल टाइप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम लोगों ने डील किया था वहाँ पर। और उनकी जो भी रिजल्ट आए थे उनको हम लोगों ने उसकी ऑब्जर्वेशन लिया था और उसके इफेक्ट देखे थे। इन सब पॉइंट्स को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे। तो आज की जो हमारी चैप्टर है वो एफएम की जो सेकंड चैप्टर है प्रेशर मेजरमेंट, उसके ऊपर हम लोग डील करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जनरली जब हमसे कोई प्रेशर का डेफिनेशन पूछते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन एक्चुअली में ये डेफिनेशन गलत है। क्योंकि अगर हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया बोलेंगे तो वो प्रेशर को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर तभी डिफाइन होगा जब हम वहां पर बोलेंगे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर नॉर्मल वर्ड क्यों आया? क्योंकि हम लोग जब प्रेशर को कैलकुलेशन करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स नॉर्मली एक्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर की जनरेशन में, या प्रेशर के एक्ट होने में वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फोर्स आएगा प्रेशर में इन्वॉल्व होगा वो फोर्स हमेशा उस एरिया की या जिस भी पोर्शन पर वो एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल एक्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो डेफिनेशन होगा वो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा। अगर हमें इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉट फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर हुई चीजें? और ये इसकी यूनिट है। अब ये यूनिट कैसे है ये देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर होती है। तो एक चीज की यूनिट हो गई क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? वो पास्कल के इक्वल होता है। फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि फिजिकली प्रेशर इज ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल समझो कि हम मान लो कि हमने कोई गैस लिया या फ्लूइड लिया, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनफाइनाइट। तब उसमें एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं या रैंडम उसका जब मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है वहां पर। अब ये प्रेशर जनरेट होने के लिए इसको एक दो स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब वो स्टेप कौन सी है? ड्यू टू स्ट्राइकिंग देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। मतलब स्ट्राइकिंग होगा, हम लोग क्या एलिमेंट में पढ़े थे मैकेनिक्स के अंदर कि जब कोई भी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करता है तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम लोग वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स क्या स्ट्राइक कर रही है एक दूसरे के बीच में या एक दूसरे से, तो वहां पर उसकी मोमेंटम चेंज होगी। एंड ये मोमेंटम की वजह से क्या होगा, जो न्यूटन सेकेंड लॉ जो आती है वो ये बताती है कि दिस चेंज इन मोमेंटम जनरेट फोर्स। अब ये मोमेंटम जो चेंज हो रही है, मोमेंटम है क्या दे देगी? ये फोर्स को जनरेट कर देगी। कौन सी लॉ से? न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब यही मेन जो मोमेंटम की वजह से जो फोर्स जनरेट हो गया ना, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाता है क्या? प्रेशर को जनरेट करने के लिए। क्योंकि उससे जो यहाँ पर फोर्स जनरेट हुआ और जिस एरिया पर उन्होंने स्ट्राइक किया उस एरिया का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या दे देगा? प्रेशर दे देगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर का जो एग्जिस्टेंस आया फ्लूइड के अंदर वो क्या हुआ? स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हुआ। और स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करता है? वो मोमेंटम में चेंज लाती है। और मोमेंटम में चेंज जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? फोर्स को रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये तो थी क्या कि प्रेशर का हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, और प्रेशर का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो कैसे हुआ या क्यों हुआ, इन सब चीजों का भी हमने देखा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसकी नेचर क्या है, प्रेशर की नेचर। तो प्रेशर की नेचर हमेशा याद रखना कि वो कॉम्प्रेसिव ही होता है। कॉम्प्रेसिव मतलब जिस भी बॉडी पर एक्ट करेगी ना तो उसको कॉम्प्रेस करेगी, एक्सपैंड नहीं करेगी। अब ये कॉम्प्रेसिव नेचर की होने की वजह से अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ेंगे? मोहर सर्कल डायग्राम। तो वहां पर हमें सही से स्टडी करना पड़ेगा कि मोहर सर्कल डायग्राम जो वो ड्रा कैसे करते हैं। तो अभी हमें बेसिक ये समझना है कि अगर हमें मोहर सर्कल डायग्राम जब पढ़ेंगे सोम के अंदर, तो वहां पर अगर हमें प्रेशर की नेचर को अगर दिखाना है तो वो एज अ पॉइंट के फॉर्म में वहां पर आती है। अब ये पॉइंट के फॉर्म में क्यों आती है? क्योंकि एक तो क्या है, ये कॉम्प्रेसिव इन नेचर है, और जिस भी बॉडी पर एक्ट होती है ना वहां पर शियर स्ट्रेस जो होती है वो जीरो होती है। तो जिसकी वजह से जब हम लोग इसको मोहर सर्कल डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे
तो इसकी जो वैल्यू आएगी या जो सर्कल बनेगा एक पॉइंट सर्कल बनेगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, तो वो जो अगर हमें दिखाया जा रहा है मोहर सर्कल डायग्राम पर, तो हमें किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन वो सर्कल जो ड्रॉ होना चाहिए वो निगेटिव एक्सिस ऑन द प्रिंसिपल स्ट्रेस के, मतलब ये है कि ये वर्टिकल हमारे क्या शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंसिपल स्ट्रेस को। और इधर जो ये पॉजिटिव है ये टेंसाइल स्ट्रेस है, और इधर ये जो है ये निगेटिव है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रही है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को। तो प्रेशर जो है कॉम्प्रेसिव इन नेचर होता है, इसलिए जब हम इसको प्लॉट भी करेंगे ना मोहर सर्कल डायग्राम पर, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस पर निगेटिव साइड में प्लॉट होगा एज अ पॉइंट, मतलब 0 रेडियस सर्कल होगी। अब तक तो हमने क्या किया, प्रेशर की बेसिक यूनिट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एग्जिस्टेंस को जाना। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जनरली जब हम लोग स्टैंडर्ड लेवल की बुक लेंगे या इंटरनेशनल ऑथर की कोई बुक हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर जो प्रेशर की यूनिट होती है ना वो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं मिलेगी, बल्कि वहां पर यूनिट मोस्टली क्या होता है कि पीएसआई में होता है, या केजीएफ एलबीएफ में होता है, या बार में होता है मैक्सिमम केस में। तो इसलिए जरा हम लोग क्या करेंगे कि इस यूनिट का कन्वर्जन का रिलेशन भी देखेंगे, जिससे अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो अभी हमने क्या किया, डेफिनेशन में ही लर्न किया था कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और दूसरा क्या यहाँ पर कि 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। अगर हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 किलो पास्कल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन कन्वर्जन में प्रॉब्लम अब जनरेट हो गई कि अब हमारे पास केजीएफ, एलबीएफ और हमारी आएगी पीएसआई यूनिट। तो इसको कन्वर्ट करने में किसमें, एसआई यूनिट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि अगर हमें कन्वर्जन का फैक्टर नहीं पता है तो फिर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी जो न्यूमेरिकल होगी वो भी नहीं सॉल्व हो पाएगी। तो अगर हमें केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सिंपल क्या याद रखना है कि 1 केजीएफ जो होता है ना वो इक्वल होता है 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। ये हमें याद रखना है, 1 केजीएफ इक्वल टू 9.81 न्यूटन। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 10 टू द पावर -4 लाएंगे। तो ये जब फैक्टर लाया तो हमें क्या मिल गया कि अगर हमें डायरेक्ट करना है 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पास्कल के अंदर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल आएगा। दूसरा यहाँ पर यूनिट क्या आ रहा है, एलबीएफ पर इंच स्क्वायर। तो एलबीएफ अभी बता रहा हूँ, पहले ये समझ लो कि इंच को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है ना, तो उसकी जो यूनिट होती है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होती है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होती है। अब एलबीएफ को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक तरीका क्या होगा कि हम जैसे अपनी चीजों को आसानी से याद कर सके, क्या करेंगे कि एलबीएफ को हम लोग क्या करेंगे, पहले केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे। अब एलबीएफ को केजीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो फैक्टर लेते हैं 0.453 वैल्यू लेते हैं, मतलब 1 एलबीएफ इक्वल टू 0.453 केजीएफ हो गई। और इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2.54 की फैक्टर लेंगे या वैल्यू लेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल गया, एलबीएफ से केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, और केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हमें डायरेक्ट पास्कल में पूछना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रीवियस वाली यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ला देंगे, मींस 9.81 इंटू 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक और ये जो वैल्यू आती है एलबीएफ पर इंच स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है ना ये इक्वल होती है पीएसआई के। अब ये पीएसआई है क्या, इसको जरा समझते हैं। पीएसआई को अगर हम लोग फुल फॉर्म में लाएंगे तो ये होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। जब तुम फॉरेन ऑथर की बुक देखोगे तो वहां पर ये यूनिट तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पीएसआई में प्रेशर की यूनिट जो होती है पीएसआई के फैक्टर में होती है। तो 1 एलबीएफ पर इंच स्क्वायर इक्वल टू 1 पीएसआई होती है, और पीएसआई स्टैंड किसके लिए करता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब यहाँ पर दूसरी यूनिट एक और आ रही है, एक टॉर आ रही है और एक हमारे पास आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि टॉर को हम लोग mm ऑफ hg के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो 1 टॉर की जो वैल्यू होती है ना वो 1 mm ऑफ hg के इक्वल होगी।
अब यहाँ पर 1 atm जो होता है वो 760 टॉर के इक्वल होगा। अब ये 760 टॉर के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है और 1 mm ऑफ Hg यहाँ पर मरकरी होल्ड हो रहा है। क्लियर है? तो 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 टॉर हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 atm इक्वल टू 760 ऑफ टॉर हो जाएगी। और 1 atm को अगर हमें psi में कन्वर्ट करना है, मींस पाउंड पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट जो फैक्टर लेंगे वो 14.7 का रहेगा। तो 1 atm इक्वल टू 14.7 psi होगी। ये हमारी बेसिक यूनिट है जिसको हमें अपने अंदर टच में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे न्यूमेरिकल कौन सी यूनिट में दी गई है। इसलिए हमें इस यूनिट का कन्वर्जन हमें आना बहुत जरूरी है, जिससे हमें इस यूनिट के कन्वर्जन की वजह से हम अपने न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को हम लोग पढ़ लिया, उसकी यूनिट को पढ़ लिया, यूनिट कन्वर्जन को भी पढ़ा और उसके नेचर को भी हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के टाइप्स कितने हैं। तो प्रेशर के जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड वन गेज प्रेशर। थर्ड वन एब्सोल्यूट एंड लास्ट वन क्या है? वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं P सफिक्स में ATM यूज करूंगा और गैस प्रेशर को P सफिक्स में गैस यूज करूंगा और एब्सोल्यूट के लिए P एब्सोल्यूट एंड वैक्यूम के लिए P वैक यूज करूंगा। तो अब जो हमारे प्रेशर की जो पहली टाइप है वो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग इसमें सीखेंगे क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता कैसे या क्रिएट कैसे होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वायरमेंटल एयर का होना वहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल एयर नहीं होगा तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इन्वायरमेंटल एयर है, तो एयर हम लोग जानते हैं कि ये कुछ न कुछ क्या करते हैं, मास अपने अंदर होल्ड करेगी, क्योंकि एयर की कुछ न कुछ क्या मास होती है। तो जहां पर इन्वायरमेंटल एयर है मतलब वहां पर क्या होगी? मास वहां पर होगी। तो यह हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल एयर और इन्वायरमेंटल मास, दोनों ही वर्ड सेम है। अगर वो एयर बोल रहा है मतलब वो इनडायरेक्टली वो मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एयर के पास क्या होती है? कुछ अमाउंट ऑफ मास वो बियर करती है, होल्ड करती है। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। मतलब इन्वायरमेंटल एयर की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं ये बोल दूं कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में अगर एयर एब्सेंस है, वैक्यूम है, मतलब वहां पर एयर है ही नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर मास है ही नहीं है, तो तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैरोमीटर बोलते हैं। और इसको जो इन्वेंट किया था उस इंसान का नाम क्या था? टॉरिसेली। अब हमारी जो सेकेंड है वो हमारी है गेज प्रेशर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब भी हम लोग एफएम का क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में गेज प्रेशर ही हमें रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं ना, तो हमें कंफ्यूजन आ जाती है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी गेज प्रेशर कौन सी है, या एब्सोल्यूट प्रेशर है, या ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली अंडरस्टूड होता है, लेकिन हमें गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में कंफ्यूजन होती है। तो इनको जरा अभी हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से, और दूसरा देखेंगे क्या हम लोग डेफिनेशन मेथड से कि गेज प्रेशर होता क्या है। तो पहले इसमें जो रिप्रेजेंट किया गया, ऑल दोज प्रेशर दैट आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज गेज प्रेशर। मतलब जो भी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में या एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे वो हमारे गेज प्रेशर होगी। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिस्पेक्ट या उसके रेफरेंस में लिया गया, मतलब क्या है कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर एज अ जीरो कंसीडर करके मेजर करेंगे। ये नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को भी ऐड ऑन कर देंगे और जो हमें प्रेशर मिला उसके अंदर, तो वो हमें क्या मिल जाएगा? वो एक्चुअली हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम लोग गेज प्रेशर मेजर करेंगे तो हमें रेफरेंस किसको मानना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मींस हमें वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ जीरो ट्रीट करना है। वही यहाँ पर क्या है कि वर्ड्स में मेंशन है, व्हाइल मेजरिंग गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज व्हाट? जीरो वैल्यू। अभी यहाँ पर हमें देखना है कि जो गेज प्रेशर है उसका नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस मींस साइंस, कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो हो सकती है, या ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज निगेटिव होगी। इन सब चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। जो हमारी गेज प्रेशर होती है ना, वो तीनों कंडीशन में होल्ड करती है। वो जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है,
पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जो निगेटिव गैस प्रेशर होता है ना, उसी को हम लोग नाम देते हैं वैक्यूम प्रेशर। अभी हम लोग आगे डील करेंगे। और जीरो प्रेशर आ रहा है मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही एग्जिस्टेंस है और कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि गैस प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ कोई और भी प्रेशर वहां पर एक्ट हो रहा है, तो जब हम लोग उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे ना, तो अगर वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो वहां पर हमें गैस प्रेशर एज अ पॉजिटिव अपीयर होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि गैस प्रेशर हमारी तीनों साइन को होल्ड करेगी। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव और साथ ही साथ जीरो भी हो सकती है। ऑल दोज प्रेशर दैट आर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर लेस होगा, कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेजर करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू हमें निगेटिव में मिलेगी। और वो जो प्रेशर आएगी ना, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेकर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो प्रेशर हमारी निगेटिव गैस प्रेशर कहलाएगी। एंड द प्रेशर विच आर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टेकन एज पॉजिटिव गैस प्रेशर, मतलब जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो वहां पर हम लोग मेजर करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारी जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो उस केस में जो हम लोग प्रेशर कंसीडर करेंगे वो हमारी पॉजिटिव गैस प्रेशर होगी। तो हमें याद क्या रखना है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर गैस प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वहां पर हम उसकी वैल्यू को विद साइन पुटिंग करेंगे। अगर निगेटिव में है तो विद निगेटिव साइन पुटिंग करेंगे, और पॉजिटिव में है तो विद पॉजिटिव साइन पुटिंग करेंगे। क्योंकि अगर साइन को तुम पुट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि हमारी जो आंसर्स आएगी वो गलत आएगी, रॉन्ग आएगी। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर को विद साइन हमें पुटिंग करना है, तभी हमें उसकी जो वैल्यू है, हमें जो भी पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही रहेगी, वरना गलत हो जाएगी। क्लियर हुई चीजें? तो अब जो हमारी थर्ड वन जो प्रेशर के टाइप्स है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, मीन सम कर देते हैं, तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर देता है। ऑल दोज प्रेशर दैट आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर लाइन। अभी मैं जीरो प्रेशर लाइन को समझाऊंगा है क्या चीज। पहले भी ये समझो कि हमें एब्सोल्यूट प्रेशर उसको बोलेंगे जब वो प्रेशर एब्सोल्यूट या जीरो प्रेशर लाइन से मेजर की जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। तो उस केस में जो हमारी एब्सोल्यूट प्रेशर होगी ना, जब हम लोग उसको जीरो प्रेशर लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो ऑलवेज क्या होगी, वो पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो हमें याद क्या रखना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, वो निगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो अगर हमें एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी बॉडी का कितना है, तो हमें क्या करना है कि हमें सराउंडिंग प्रेशर दे दो। नहीं भी दिया गया तो हम लोग स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, 101 किलो पास्कल मान लेते हैं। अगर नहीं दिया गया तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। और जो अगर डेटा गिवन है तो हमें उसी को लेकर के आगे मूव करना होगा। दूसरी क्या है कि अगर हमें उसकी गेज प्रेशर मिल गई, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड ऑन कर दे रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर गेज प्रेशर की जो वैल्यू पुटिंग करेंगे ना, वो हमेशा विद साइन पुटिंग करेंगे। अगर पॉजिटिव गेज है तो पॉजिटिव पुटिंग करेंगे, निगेटिव गेज है तो विद निगेटिव साइन पुटिंग करेंगे। लेकिन तुम किसी भी साइन में गेज प्रेशर की वैल्यू पुटिंग करो, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगी, चाहे तुम गेज प्रेशर निगेटिव में डालो या पॉजिटिव में डालो। जो हमारी लास्ट वन है प्रेशर की टाइप, वो हमारी है क्या, वैक्यूम प्रेशर। अब ये वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है ना, ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है, या बिलो एटमॉस्फेरिक लाइन या एटमॉस्फेरिक जो रेफरेंस है उसके बिलो होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर होती है हमेशा निगेटिव नेचर लेकर के ये अपीयर होती है। तो इसलिए हम लोग वैक्यूम प्रेशर को निगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली में निगेटिव गेज प्रेशर वो वैक्यूम प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल दोज प्रेशर विच आर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज वैक्यूम प्रेशर। मतलब जो भी प्रेशर हो, अगर वो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगी, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारी वैक्यूम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी या निगेटिव गेज प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। इसी को मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या यहाँ पर मेंशन किया कि जो निगेटिव गेज प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, वैक्यूम प्रेशर के इक्वल होती है। अब जो भी हमने प्रेशर के टाइप्स यहाँ पर पढ़े हैं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको समझेंगे कि अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, अभी तो हमने डेफिनेशन वाइज समझा था कि ये क्या क्या है, इसकी नेचर क्या है, कौन सी कंडीशन में निगेटिव या पॉजिटिव अपीयर हो रहा है। लेकिन अब हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि इसको अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले क्या किया गया, मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लिया। ये जो वर्टिकल लाइन है ये प्रेशर की वैल्यू या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी जीरो प्रेशर लाइन और
और कंप्लीट वैक्यूम लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब कि इस लाइन पर हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट वैक्यूम मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि ऐसी लाइन जहां पर एयर की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। इसलिए इस लाइन को क्या बोला गया, जीरो प्रेशर लाइन बोला गया या कंप्लीट वैक्यूम बोला गया। जब भी हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करेंगे तो उसके लिए जो हमारी रेफरेंस लाइन होगी वो जीरो प्रेशर लाइन या कंप्लीट वैक्यूम लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ से जो भी हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मिलेगा। एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से ऊपर तक ये जो लाइन है ये पॉजिटिव गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नीचे है ये निगेटिव गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम लोग जीरो प्रेशर लाइन से जो हम लोग यहाँ पर प्रेशर लाइन को ड्रा किया है वर्टिकली, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक आऊं, ये यहाँ से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया और साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी ऐड हो रहा है जो यहाँ पर पॉजिटिव गेज प्रेशर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी, इस लाइन की वैल्यू। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगी, एब्सोल्यूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर देगी। देखो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव मेजर कर रहे हैं प्रेशर को तो ये हमारी पॉजिटिव गेज प्रेशर होगी, अगर बिलो मेजर कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, निगेटिव गेज प्रेशर होगी, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। अब एक और यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइन की लेंथ जो है बिलो एटमॉस्फेरिक है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा क्यों, अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इस प्रेशर को मेजर कहाँ से कर रहे हैं, जीरो प्रेशर लाइन से मेजर कर रहे हैं। तो जीरो प्रेशर लाइन से हम लोग मेजर करेंगे प्रेशर, चाहे वो हमारे प्रेशर की वैल्यू अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, वो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर हम लोग अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव गेज होगी, बिलो निगेटिव गेज। अगर हम लोग जीरो प्रेशर लाइन से मेजर कर रहे हैं तो हमारी एब्सोल्यूट प्रेशर होगी। और यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्जन फिर से आ गया कि हमें बार और किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना बार के फॉर्म में 1.01325 बार होती है। ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, अगर नहीं गिवन है रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डायरेक्ट यही वैल्यू पुटिंग करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। अगर हम लोग इसको क्या करें, किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। या हमें मरकरी के फॉर्म में यूज करना है तो 760 mm ऑफ Hg, या वाटर के फॉर्म में यूज करना है, लेकिन यहाँ पर यूनिट mm नहीं है, यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर के फॉर्म में है। तो अगर हमें क्या करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ वाटर के फॉर्म में यूज करना है तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर यूज करना है। तो ये तो थी हमारी अब तक की प्रेशर की सारी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके यूनिट कन्वर्जन। यहाँ तक प्रेशर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी या बेसिक जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उसको हम लोगों ने डील किया। और अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्या करें, डील करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ में भी हम लोग प्रेशर को ही डील करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट मोड में या डिफरेंट पैटर्न में उसको डील करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है या किस टाइप के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं।